करीब घंटे बाद नीतू स्टेबल हुई और मैंने इंस्पेक्टर को उसका बयान लेने को बुलाया। मैं फ्रूट्स लेकर ऊपर आ रही थी कि दो लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और दोनों मुझ पर चिल्लाते हुए बोले कि वो मेरा खून करने आए हैं। ये शोर सुन वॉचमैन भैया आ गए तो उनमें से एक ने चाकू निकाला और वॉचमैन भैया को उससे डराकर दूर ले गया। बस एक आदमी था जो मुझे गालियां दे रहा था और कह रहा था कि मेम साहब ने कहा है कि पहले तेरा बलात्कार करे और फिर तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये बोलते बोलते नीतू फिर से रो पड़ी। मैंने उसे संभाला और उसने आगे की बात रोते हुए कही। वो बड़े गंदे गंदे शब्द बोल रहा था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं हर बार उसका हाथ झटक देती और उसे खुद को छूने नहीं दी। गुस्से में आकर उसने चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर लगा दिया और फिर से गालियां देने लगा। तभी मेरे पति आ गए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। नीतू की बात सुनकर मेरा खून खौल रहा था और आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। नीतू ने जब मेरी आंखें देख तो वो डर गई और फिर से रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा। मैं चाहता तो इंस्पेक्टर को बता सकता था कि ये सब किसकी करनी है, पर जो इंसान नीतू और मुझ पर इस कदर हमला करवा सकता है उसे कानून को चकमा देना कितना आसान हो गई ये मैं जानता था। इंस्पेक्टर ने मेरी बहादुरी की तारीफ की और साथ ही उसने उस ड्राइवर और वॉचमैन की हिम्मत को सराहा। मेरे पास पैकर्स एंड मूवर्स वाले का फोन आया तो मैंने उसे घर बुला लिया और उसे कहा कि घर पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो किसी को भेज दे और मैं उसी को पैसे दे दूंगा। मेरी गंभीर आवाज सुन वो समझ गया कि कुछ हुआ है और खुद ही आ गया। मैंने उसे पैसे और वो दोनों कार्टन दे दिए। इधर धीरे धीरे कर सब चले गए और अब घर में सिर्फ मैं और नीतू ही रह गए थे। मैंने नीतू को सहारा देकर उठाया और अपने कमरे में लाया। अभी तक मैंने इस घटना की खबर किसी को नहीं दी थी। नीतू को बिस्तर पर बिठाया और मैं उसी के साथ बैठ गया। बेबी भूख लगी है, कुछ बनाऊं? नीतू ने ना में गर्दन हिलाई और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। बेबी अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए खा लो। मैंने नीतू को हमारे होने वाले बच्चे का वास्ता दिया तो वो मान गई। मैं उसे कमरे में छोड़ जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बाहर से मंगा लो। मैंने खाना बाहर से मंगाया और मैं खुद नीतू के साथ बैठ गया। नीतू मेरे कंधे पर सर रख बैठी रही और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब बेल बजी तो वो एकदम से डर गई। बेबी खाना आ गया। मैंने नीतू को विश्वास दिलाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। खाना परोसकर मैं नीतू के पास आया और उसे खुद अपने हाथ से खिलाया। नीतू ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। खाना खाकर मैंने नीतू को लिटा दिया और मैं भी उसकी बगल में ले गया। नीतू ने मेरा बायां हाथ उठाकर अपनी छाती पर रख लिया क्योंकि उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था और मेरा हाथ उसकी छाती पर होने से उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद नीतू सो गई और सीधा शाम को उठी। मैं अब भी उसकी बगल में लेटा था और अपने बदले की प्लानिंग कर रहा था। मैंने रात को मोहित को फोन किया और उसे बताया कि परसों सारा सामान पहुंचेगा तो वो सब सामान शिफ्ट करवा दे। मेरी गंभीर आवाज सुन वो भी सन्न था, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस ये कहा कि नीतू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। रात को जब मैं खाना बनाने लगा तो नीतू मेरे सामने बैठ गई और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए उससे थोड़ा मजाक किया। बेबी, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। ये कहते हुए मैं ऐसे शर्माया जैसे मुझे सच में शर्म आ रही हो। नीतू एकदम से हंस दी, पर अगले ही पल उसे वो डरावना मंजर याद आया और उसकी आंखें फिर नम हो गई। मैं रोटी बनाना छोड़कर उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। बस बस, मेरा बहादुर बेबी है ना, मैं तुतलाते हुए कहा तो नीतू ने अपने आंसू पोंछे और फिर से मुझे गौर से देखने लगी। बेबी, I know it's not easy for you to forget क्या happened today, but please for the sake of our child try to forget this horrific incident. Your seriousness, your fear is harmful for our kid. मैंने नीतू को एक बार फिर अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया। नीतू ने अपनी हिम्मत बटोरी और पूरी ताकत लगाकर मुस्कुराई और बोली, मुझे हलवा खाना है। मैंने उसके मस्तक को चूमा और उसके लिए बढ़िया वाला हलवा बनाया। रात में हम दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और फिर दोनों लेट गए। नीतू ने रात को मेरा हाथ फिर से अपनी छाती पर रख लिया। कुछ देर बाद उसने बाईं करवट ली जो मेरी तरफ थी और मेरा हाथ फिर से अपनी कमर पर रख लिया। मैंने नीतू के मस्तक को चूमा तो वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देख मेरे दिल को सुकून मिला। सुबह जागते हुए ही मैंने नीतू के लिए कॉफी बनाई और उसे प्यार से उठाया। नीतू ने आंखें तो खोल ली, पर वो फिर से कुछ सोचने लगी। मुझे उसे सोचने से रोकना था, इसलिए मैंने झुककर उसके गाल को चूम लिया। मेरे होठों के एहसास से नीतू मुस्कुराई और फिर उठकर बैठ गई। नाश्ता करने के बाद मैं नीतू के पास ही बैठा था और उसका ध्यान अपनी इधर उधर की बातों में लगा दिया।
पर उसका दिमाग अब भी उन्हीं बातों को याद कर रहा था। कुछ सोचने के बाद वो बोली, मेम साहब, अश्विनी ही है ना? नीतू की बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया। नीतू ने फिर से अपनी बात दोहराई, है ना? मैंने ना में सर हिलाया तो उसने दूसरा सवाल पूछा, तो फिर कौन है? मुझे नहीं पता, शायद यास्मिन, कुमार की गर्लफ्रेंड हो, मैंने बात बनाते हुए कहा। उसे हमारे घर का एड्रेस कैसे पता? नीतू ने तीसरा सवाल पूछा। हमारे घर एक एड्रेस मैंने सिर्फ भाभी को बताया था और हो न हो अश्विनी ने सुन लिया होगा। नीतू बोली। ये सुनने के बाद मेरा गुस्सा बाहर आ ही गया। हाँ, वो जलील औरत अश्विनी ही है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने गुस्से से कहा और नीतू को सारा सच बता दिया जो मैंने उस आदमी से उगलवाया था। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, नीतू ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। तो हाथ पर हाथ रखा बैठा रहूं या फिर इंतजार करूं कि कब वो अगली बार हमें नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो?